हेलो गाइस, आज हम लोग अपने क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 1 करेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो हम इसे पार्ट्स में करेंगे और आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है। जब हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a process in which new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नई होती हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सब में देखा ही होगा, ये सबने उस तक करा भी हो आप लोगों ने, कि ना दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद जब हम देखते हैं ना कुछ घंटे बाद, कि अगर आपने रात को रखा है तो फिर सुबह देखेंगे हम लोग तो ना दही बन चुकी होती है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये आप लोगों ने पिछले साल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था, तब जो बॉन्ड्स होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल बॉन्ड से बना होता है, सभी एटम्स बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो ये बॉन्ड्स होते हैं टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ना एक केमिकल रिएक्शन के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस लिखना ना सीखा होगा। मैंने एक एग्जांपल लिखी केमिकल रिएक्शन का, जो भी आप आगे पढ़ोगे ही। 2 mg प्लस O2 फॉर्म्स 2 MgO। यहाँ जगह नहीं थोड़ी सी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब ना रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो ये Mg मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों का रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और MgO ये है प्रोडक्ट, जो इन रिएक्टेंट्स से प्रोड्यूस हुआ है, जो नए सब्सटेंस जो रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। अब अभी हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का हम लोगों ने भी इक्वेशन दिखाई थी मैंने आपको। सबको पता होगा मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, ठीक है? तो बाय मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को ना हमेशा हम लोग साफ़ करना पड़ता है। जब भी बर्न करते हैं उससे पहले हमें साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? A layer of magnesium oxide is present on it, which acts as a protective layer. मैग्नीशियम जो होता है ना, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है नेचर में। तो इस वजह से जब हम लोगों ने उसे बर्न नहीं करा होता है, उससे पहले भी ना वो ऑक्सीजन के साथ, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है उसके साथ वो रिएक्ट कर रहा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जो उसके ऊपर उसकी ना लेयर चढ़ जाती है ताकि उसे हम बर्न कर सके, इसलिए हमें उसे रब करना पड़ता है। वह मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ जाती है वो उस पर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है, ताकि मैग्नीशियम और ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके। अब है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैव टेकन प्लेस और नॉट। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड विथ हेल्प ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ फिजिकल स्टेट्स जान लेते हैं, जो भी हम लोग आगे केमिकल रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें ना ये केमिकल स्टेट्स जो थी यूज़ होंगी। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 mg प्लस O2 फॉर्म्स 2 MgO। अब ना मैं यहाँ पे ये फिज़िकल स्टेट्स लिख रही हूँ।
हाँ, हमें फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, सॉलिड SGS मैंने लिखा है, ठीक है। ये वो फिजिकल स्टेट्स हैं जो आप लोग आके केमिकल रिएक्शंस में के आगे लिखते हो। मैं आपको भी इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बाकी चैप्टर में वैसे आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। सबसे पहले है सॉलिड, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे G, जिसे हम गैस होते हैं G। फिर है एक्वेस सॉल्यूशन, लिक्विड और प्रेसिपिटेट। अब एक्वेस सॉल्यूशन और लिक्विड को ना में दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होगा, लेकिन जो लिक्विड है उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड ही होगा, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड होंगे, लेकिन एक्वेस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। 5वां प्रेसिपिटेट, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ये अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे आगे, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। और प्रेसिपिटेट को ना आप ऐसे प्रेसिपिटेट को आप PPT लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे डाउनवर्ड एरो बना के डिनोट कर सकते हो। अब हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब गैस रिलीज होती है ना किसी केमिकल रिएक्शन के बाद, इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस वगैरह हैं इसमें जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप थोड़ा सा इनको नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे जिंक जो एक सॉलिड है प्लस H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे सॉलिड, ये जो जिंक है, हमने इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया है। अब इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगी ताकि पता लगा सके कि उसमें से गैस निकली है। तो हम लोगों ने एक डिलीवरी ट्यूब और यहाँ पे एक बीकर में सॉल्यूशन डाल दिया है, और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने कॉर्क से बंद करे ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले। अब जो गैस में फॉर्म हुई है वो यहाँ डिलीवरी ट्यूब से इसके अंदर चली जाएगी सोप सॉल्यूशन में, और जब वो सोप सॉल्यूशन में जाएगी तो फिर उसमें से बबल्स निकलेंगे, और फिर आप जब उन बबल्स के पास कैंडल लाओगे तो उसमें से एक पॉप साउंड आएगी। उससे पता चलेगा कि हमारी H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर PPT, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में, कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल दिया है हमने। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब आप इस पिक्चर को देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है इस बीकर में, और इस वाले बीकर में हमारा है लेड नाइट्रेट, और हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से मिक्स कर दिया है। अब जो इसमें बना वो है एक तो पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है, लेकिन आपको यहाँ जो येलो सब्सटेंस देख रहे हैं, ये बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ना ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ है। ये है लेड आयोडाइड, और ये ही हमारी PPT है या फिर प्रेसिपिटेट। अब अगला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर वाली हम लोगों ने ये जो एग्जांपल मैंने इसमें दे रखा है, ये अपने ना 7th 8th में पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग एक आयरन नेल डाल देते हैं तो उसके कुछ देर बाद
जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और वो आयरन सल्फेट बन जाता है और आयरन नेल के ऊपर भी कॉपर डिपॉजिट हो जाती है। वो रिएक्शन है चेंज इन कलर की एक एग्जांपल। अब अगला है चेंज इन स्टेट। जब भी कोई सब्सटेंस उसकी जो स्टेट ही बदल जाती है ना, तब होता है चेंज इन स्टेट, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले अभी जब हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का, वो चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल होता है बर्निंग ऑफ वुड। अब हमारा आखिरी 5वां जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन में से हीट निकलती है, मतलब जब आप लोग कोई रिएक्शन अगर आप लोगों ने कभी करी होगी तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है उस केमिकल रिएक्शन का, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है और इस केस में टेम्परेचर फॉल हो जाता है, डिक्रीज जाता है, तब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब मैं आपको दोनों एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, और उसे हम लोगों ने वाटर में मिला दिया है। और फिर जो जो प्रोडक्ट हमें मिले वो है एक स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर प्लस हीट। हीट के लिए आप ऐसे ऊपर वाला एरो भी बना के डाल सकते हो। लेकिन अब ये वाली आपको बता देती हूँ मैं पहले कि ये वाली जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसे याद कर लेना। अब मैं यहाँ पे पिक्चर है ना, मैं आपको इसके समझाती हूँ। हमने जब इस बीकर में क्विक लाइम और वाटर इन दोनों को जब मिलाया तो हम लोग देखेंगे कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गई, और जब हम बीकर को छू के देखेंगे तो बीकर गर्म होगा, मतलब उसमें से जो है हीट निकली है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल, या आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा ना, तो हम क्या पढ़ते हैं कि प्लांट जो होता है वो एनर्जी सनलाइट लेता है वो, और फिर वो अपना खाना बनाता है आगे। तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। थैंक यू। हमारी आज का जो लेक्चर 1 है वो ख़त्म हो गया है और आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।